हेलो स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड। हमारी सेकेंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई थी। अपन ने पढ़ लिए थे सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। वो यूनिट पूरी की पूरी आपकी इस तरीके से तैयार करनी है आपको कि आपको वो याद रहे। उसका तरीका यही है कि उसको आप जितने आपके अपने पढ़े हैं सारे कंपाउंड्स, उनको आप लोग एक साथ में शॉर्ट में लिख के रख लो, ठीक है ना। ताकि आप लोगों को जब पढ़ते जाओगे तो बार बार पढ़ोगे तो वो याद होने लगेगा आपको। और नेम रिएक्शन अगर कोई पढ़ी है, कोई मेथड पढ़ा है, तो उसको एक तरीके से हाईलाइट करके आप अपने नोट्स के अंदर रखना, ताकि उसको आप रिवीजन करते हुए चलो, ठीक है। और सेकेंड यूनिट आपकी हमेशा रिवीजन पे रहनी चाहिए। हर आपको ऐसे लेके चलना है कि जैसे 4 दिन हो गए तो चलो अब रिवाइज कर लेते हैं। ये पोर्शन पढ़ लिया था, फिर नेक्स्ट डे उस पुराने वाले पोर्शन को रिवाइज करना है, और जो नया पढ़ना है फिर अगले टर्न पे उन दोनों को फिर से रिवाइज करना है। आई मेरी बात समझ में? हम एक टाइम पे जो भी पढ़ते हैं उसको फिर हमें दोबारा सेकेंड टाइम पे जब हम पढ़ने बैठेंगे तो पहले वाले को रिवाइज करना है, ठीक है। तो आप कंटिन्यूटी बनाते हुए पढ़ोगे तो आप लोगों को चीज़ें याद रहेंगी। और अगर आप लोग गैप दे दे के पढ़ोगे कि कभी देखा था 1 महीने पहले, अब तो ये यूनिट चल रही है तो मैम हम तो बस यही देख रहे हैं, तो क्या होगा, वो पुराना सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो जो भी पढ़ा था वो सब ब्लैंक हो जाएगा, कोई सेंस नहीं है। तो आप पढ़ाई के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिविज़न, ठीक है। जितनी बार आप रिवीजन करते हो चीज़ें आपके माइंड में उतनी ही ज़्यादा अच्छे से सेट होती है। तो जितना रिवीजन हो सके उतना ही बेटर है ऑर्गेनिक के अंदर। और जो भी कुछ मैकेनिज्म लगता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एक नज़र में देख के पहचानना एसिड बेस क्या है, तो ये जो है बेसिक चीज़ें जो मैं बताती हूँ आप लोगों को क्लास के दौरान, वो आप लोग कोशिश करा करो कि उसको लिख लिया करो। वैसे तो मैं लिख भी देती हूँ, नहीं भी लिख रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ कि क्या इलेक्ट्रोफाइल, क्या न्यूक्लियोफाइल, कौन सी रिएक्शन पहले होती है, या किस तरीके का बिहेवियर होता है किसी कंपाउंड का, कि भाई जैसे बेंजीन कैसी रिएक्शंस देती है। एग्जाम्पल, कैसी रिएक्शन देती है आप सबको पता है, बेंजीन देती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अभी जैसे अपन ने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स पढ़े, उसके अंदर जो था बेस वो ये था कि सारे के सारे जो मेटालिक कंपाउंड्स थे, उन मेटल थे, तो सब पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो वो जिस भी कार्बन पे जुड़े रहते थे उस पर नेगेटिव चार्ज आता था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल है तो भाई इलेक्ट्रोफाइल या तो सब्स्टिट्यूट होगा, उसकी जगह कोई दूसरा आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब जैसे हिंदी में अपन इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, एक को प्रतिस्थापित करके दूसरा आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक रिएक्शंस जो हैं, पुराने ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे जल्दी ही, या मिल गए होंगे हो सकता है, मुझे नहीं पता, वो अपलोड जो भी होता है उसका नहीं मुझे आइडिया। तो आप लोग जब भी जैसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं, आप लोग कोशिश किया करो कि उनको तो एटलीस्ट साथ के साथ में देखते जाओ कि अच्छा इसका आंसर ये होगा, जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी साथ के साथ में रखो। अब आप लोगों का थर्ड ईयर है तो ऐसा टाइम तो है नहीं कि आप लोग आराम से बैठे हो और चल रहा है। अभी वैसे ही इस टाइम ऐसा क्रूशियल टाइम है कि आप लोगों की पूरी स्टडी वैसे भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, अब फिर से पटरी पे आ गई है। वीडियोज़ आप लोगों को मिलते हैं तो आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से देख के, और मतलब अपने नोट्स बनाओ, या जो भी नोट्स मिल रहे हैं उनको आपको हैंड रिटन करना है, जो भी करना है, तो आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से साथ के साथ करते चलो। जितना साथ में पढ़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी और पढ़ने में मज़ा आएगा। और अगर गैप लगता जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी पढ़ने में। फिर वही जो लास्ट में हम अभी तक होता आ रहा है कि लास्ट में पढ़ लेंगे, देख लिया, लिखा नहीं, तो ऐसे नहीं बैठेगा। लिखना साथ में ही पढ़ना। जो देख लेते हो उसको फिर लिखना है, लिख लिया है तो फिर उसको पढ़ने के लिए टाइम दो अलग से। ऐसा नहीं है सिर्फ देख लिया और हो गया। देखने के बाद में जो आपको नोट्स मिल गए हैं तो फिर आपको उसको हैंड रिटन अपने हाथ से लिखना है, और क्लास के दौरान जो भी बताया जाता है उसको अच्छे से समझते हुए कॉपी में ज़रूर लिखा करो, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आपकी बात आती है, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक जो है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, नेम रिएक्शंस हैं, वो खूब आती हैं, ठीक है ना। इस एग्ज़ाम में भी आएंगी, आपके जो डिग्री एग्ज़ाम है इसमें भी आएंगी, और कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे उसमें भी आएंगी, जो इनके बेसिक नेचर है, जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक नेचर, जैसे भाई ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके अटैक करेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस, किस तरीके का वो नेचर शो करेगी, एसिडिक, बेसिक, लो, मतलब वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो सारी कैरेक्टर अच्छे से समझते हुए पढ़ना, ठीक है।
मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका यूनिट थर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कहते किसे हैं। आपके सामने अभी तक जो आपने पढ़ा, नॉर्मल आपने पढ़ लिया, एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया, फिर साइक्लिक कंपाउंड्स भी आप लोगों को पता है कि उसके अंदर भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं? मतलब कि सारे के सारे क्या हैं इसके अंदर? कार्बन ही हैं। ठीक है, हम इसको और क्या कह देते हैं? होमोसाइक्लिक, समचक्रीय कहते हैं ना हम, समचक्रीय। इसका क्या मतलब होता है कि सारे के सारे इसके अंदर क्या है? कार्बन है। ठीक है, अब हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन भी क्या है? एक तरीके से होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन ये एरोमेटिक है तो हमने इसको एरोमेटिक की कैटेगरी में रख दिया। हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, बेंजीन को उस है तो कैसी? होमोसाइक्लिक, क्योंकि सारे के सारे जो एटम हैं, जो रिंग के जो मेन एटम्स हैं, सारे के सारे क्या है? कार्बन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? होमोसाइक्लिक। इसके बाद बात आती है कि हो सकता है कार्बन के अलावा कोई दूसरा हेटेरो एटम हो, कोई भी परमाणु, जैसे कि मानो सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लो आपके सामने इस तरीके से कोई भी एटम अगर बीच में आ जाता है, कार्बन के अलावा अगर कोई दूसरा परमाणु रिंग के अंदर आ जाता है तो हम उस रिंग को कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। क्या कहेंगे हम उसे? हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहेंगे। ठीक है, बात आती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। यहाँ तो मैम ने रिंग लिख दिया है ना, विषम चक्रीय वलय लिखी है मैंने। अब विषम चक्रीय वलय और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या अलग अलग होते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग का मतलब तो ये हो गया कि कार्बन के अलावा उसके अंदर एक और हेट्रो एटम आ गया, है ना। कार्बन एक जगह से हट गया और दूसरी जगह पे कोई दूसरा विषम कोई भी परमाणु आ गया, तो वो तो हमने कह दिया कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, विषम चक्रीय वलय है। अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक कार्बन के अलावा दूसरा कोई परमाणु हो और उसके अंदर क्या हो? एरोमेटिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। मेन इसके अंदर क्या है? ये एरोमेटिसिटी शो करना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? एरोमेटिक होना चाहिए ये कंपाउंड। आप सबको पता है एरोमेटिक हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही कहते हैं, एरोमेटिक। दोनों कैसे, मतलब क्या कहा मैंने? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं? ऐसी विषम चक्रीय वलय जिसके अंदर कार्बन के अंदर एक दूसरा परमाणु उपस्थित होता है और वह एरोमेटिकता दर्शाती है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन भी हो सकता है, ये सल्फर भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो एक हो गई, है ना, मोनो हेट्रोसाइक्लिक हो गई। हम बायसाइक्लिक भी पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, मोनोसाइक्लिक है ये, मोनोसाइक्लिक हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इन तीनों को पढ़ने के बाद में, इसके बाद में हम एक पिरिडीन भी पढ़ेंगे। ये तो 5 मेंबर्ड रिंग है, इसके अलावा एक और हम पढ़ेंगे पिरिडीन, 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, इसका क्या नाम है? पिरिडीन। नाम आप लोगों को साथ के साथ में याद करते हुए जाना है, क्योंकि अभी तो हमें ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं। हो सकता है हमने पहले भी कभी देखे होंगे तो किसी को याद भी हो सकता है, लेकिन अब आप लोगों को उनके नाम देखते ही आपको इसको पता होना चाहिए कि क्या है ये भाई? फ्यूरेन। ये क्या है? थायोफिन। ये क्या है? पिरिडीन। तो आप लोगों के इनके नाम आप लोगों को बिल्कुल देखते ही आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जब भी इनको देखो आपके दिमाग में सबसे पहले तो इनके नाम आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई अनजान आपके सामने जब आता है तो सबसे पहले आप क्या पूछते हो उससे? नाम क्या है भाई तेरा? उसके बाद आप उसके बारे में जानते हो, है ना। अगर फ्रेंडशिप भी कर रहे हो, उसके बारे में जान रहे हो, उसके साथ मतलब टाइम बिता रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो क्या होगा उसके बारे में? तो तब जानोगे जब उसका नाम पता होगा, है ना। तो उसी तरीके से जो भी कंपाउंड आपके सामने आता है, हम उसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उसका नाम बताया जाता है। नॉमेनक्लेचर हम सबसे पहले पढ़ते हैं, वो इसीलिए पढ़ते हैं कि भाई पहले उसको जानने से पहले उसका नाम वाम तो पता चल जाए, है ना। तो अब अपन को नाम पता है, इसके पायरोल है, इसका नाम थायोफिन है, इसका नाम क्या है? फ्यूरेन, इसका नाम क्या है? पिरिडीन। ठीक है, ये हो गए इनके नाम। हम सबसे पहले इन्हीं को पढ़ेंगे, इसके बाद में हम 2 रिंग होंगी, 6 और 5 मेंबर रिंग फ्यूज होंगी, फिर उनको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं नाम भी नहीं बता रही हूँ अभी आपको। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पायरोल से। ओके,
देखिए हम पायरोल स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी में इसको पिरोल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ये हिंदी इंग्लिश अलग अलग कैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही बात है, बस वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। पायरोल, ठीक है, पिरोल। तो मैं पायरोल ही कहूँ तो आप ऐसा मत सोचना पिरोल नहीं कह रही मैम, आप लोग भी पायरोल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पिरोल ही बोलना है ना। तो ये हो गया अपना पायरोल। पायरोल के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है एक हेटेरो एटम, ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो पायरोल है, हम कुछ भी पढ़ते हैं ना तो उसका कुछ ना कुछ लेना देना हमसे होता है, ठीक है ना। हमारे कुछ ना कुछ काम आ रहे होंगे तभी तो हम उसको पढ़ रहे हैं, अगर कोई काम ही नहीं आते तो हम क्यों पढ़ते। हमारी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हमारे रूटीन के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे खुद की बॉडी के अंदर भी बिना केमिस्ट्री के कोई काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक सिंपल खाना भी आप खाओगे तो भी केमिकल रिएक्शन होगी, है ना, वरना कैसे हो सकता है। जब तक आपके मुंह में लार नहीं आएगी, वो कोई एंजाइम जो है वो सीक्रेट नहीं करेगा तो कैसे खाना पचेगा, डाइजेशन कैसे होगा, सारा प्रोसेस में केमिस्ट्री लगती है ना। तो यहाँ पे भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं पायरोल, वो पायरोल का क्या रोल है भाई, क्या काम आता है, ये कई सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पायरोल। पायरोल जो है ये क्या है, कई सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर मिलता है, ठीक है, नेचुरल भी मिलता है ये, मतलब हम तो इसको सिंथेसाइज करेंगे ही, हम बनाएंगे ही सही कई मेथड से, लेकिन ये नेचुरली भी मिलता है प्रकृति के अंदर। प्राकृतिक कंपाउंड्स यौगिकों के अंदर किस किस में मिलता है, एक तो क्लोरोफिल में मिलता है, हिमैटिन में मिलता है, बुल्बेरिन जो एक एसिड होता है उसमें मिलता है, और ये विटामिन B12 में भी मिलता है, ठीक है। इस तरीके से कई प्राकृतिक स्रोत हैं इसके जिनमें ये उपस्थित होता है पायरोल, ठीक है। उसके अलावा ये कहाँ पे मिलता है, इसका जो मेन सोर्स है, जो मुख्य स्रोत है वो अस्थि तेल है। ये अस्थि तेल के अंदर भी ये जो बोन ऑयल मैंने लिखा है, अस्थि तेल जो है ये इसके अंदर भी मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि अस्थि तेल में मिलने वाला ऐसा कौन सा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, विषम चक्रीय यौगिक है, तो आपको ध्यान आना चाहिए पायरोल, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बोन ऑयल में ये मिलता है, कहीं कहीं पे जानतव ऑयल भी, जानतव तेल भी लिखा रहता है, जंतुओं से मिलने वाले जो तेल होता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से बोन ऑयल को हम ले लिया हमने, ठीक है, एक एक्सट्रैक्ट है आपके पास में। अब आप क्या करते हो, इसका प्योर फॉर्म आपको लेना है पायरोल का, क्योंकि केवल ऐसा थोड़ी बोन ऑयल के अंदर केवल पायरोल ही होगा, दूसरे कंपाउंड्स भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको उसमें से निकालेंगे शुद्ध प्योर पायरोल। तो कैसे निकालेंगे, हम इसमें डालेंगे सबसे पहले क्षार, कोई भी क्षार हम इसके अंदर डाल देंगे, तनु क्षार हम डालेंगे जिससे इसको धोएंगे। हमने ले लिया जो हमारा बोन ऑयल आया था, उसमें हमने क्या डाल दिया, क्षार डाल दिया। जब हम क्षार डालेंगे तो इसके अंदर जितना भी एसिड होगा वो उस बेस के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा और पानी के साथ बह जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका बेस के साथ में हम इसको बेस के साथ हम इसको मिलाते हैं, तो इसमें से जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं, अम्लीय अशुद्धियाँ, वो क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, सारी की सारी एसिडिक इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं। आगे बात समझ में, रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटी, हिंदी में हम क्या कहेंगे, अम्लीय अशुद्धियाँ जो होती हैं सारी की सारी दूर हो जाती हैं। उसके बाद हम इसको धोते हैं किससे, अम्ल से। जब हमने क्षार से धोया तो अम्लीय दूर हो गई, फिर जब हम अम्ल से धोएंगे तो क्षारीय अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी, ये बेसिक इम्प्योरिटीज़ दूर हो गई। आई बात समझ में। सबसे पहले अस्थि तेल लिया, बोन ऑयल लिया, उसमें डाल दिया क्षार, क्षार से धोया तो उसमें क्षार के साथ में क्या निकल गई, सारी की सारी अम्लीय अशुद्धियाँ निकल गई। फिर जो हमें मिला, अब उसके अंदर क्या बची, क्षारीय अशुद्धियाँ बची, तो हमने अम्ल डाल दिया तो क्षारीय अशुद्धियाँ भी निकल गई। अब क्या करा हमने, उसको जो हमें मिला, जो भी यहाँ पे मिलेगा हमें, हम उसका क्या करेंगे, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, प्रभाजी आसवन करेंगे। ये प्रभाजी आसवन क्या है, ये बड़े ही काम का है, क्योंकि जो हमें मिलता है, ये जो हमें मिला है, ये प्योर कंडीशन में तो अभी नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, ठीक है, एसिड बेस के अलावा। तो अब हम क्या करें, हम इसका क्या करें, डिस्टिलेशन करें। आसवन करने का क्या मतलब होता है डिस्टिलेशन का, कि जब हम उसको गर्म करेंगे, डिस्टिलेशन असेंबली पे आप लोगों ने प्रैक्टिकल के अंदर करा होगा, ये बर्नर है, यहाँ पे हमने रख दिया अपना जो भी अपना लेना है, मतलब ये पूरी डिस्टिलेशन असेंबली होती है। यहाँ पे हीट हम वैसे तो यहाँ पे लेते हैं, मतलब हीटिंग मेंटल लेते हैं, हम कुल मिला के यहाँ पे हीट कर रहे हैं, इसको ये जोड़ रखा होता है डिस्टिलेशन असेंबली से, यहाँ पे उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टिलेशन असेंबली, यहाँ पे पानी लगा होता है, ओके। अब क्या होता है,
ये इस तरीके से गर्म होता है, जो भी कोई लिक्विड है वो क्या होगा, भाप बन के ऊपर जाएगा। तो कब बनेगा वो भाप, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो जिसका जब बॉइलिंग पॉइंट आता है वो भाप बन के उड़ता है और ठंडा होके यहाँ पे संघनित होके यहाँ पे हमें मिल जाता है, कंडेंस होके, ठीक है ना। अब क्या होता है, जिसका जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो तभी मतलब एवोपरेट होगा। तो ये इस तरीके का कुछ होता है कि यहाँ पे डिफरेंट ऐसे ट्यूब्स लगी होती हैं, तो हमें अलग अलग फ्रैक्शन हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर भी हम नोट कर सकते हैं, इस तरीके की सिस्टम होगा कि हम टेम्परेचर नोट करा कि अच्छा इस टेम्परेचर पे ये वाला लिक्विड जो है वो हमें मिला है। अब हमें जो इकट्ठा करना है वो कौन सी टेम्परेचर का करना है, 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का टेम्परेचर पे हमें इसको इकट्ठा करना है। तो जब इतना टेम्परेचर होगा उस टाइम पे जो भी हमें यहाँ पे लिक्विड मिलेगा हम उसको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। फिर जो हमें डिस्टिलेट मिला है, अब हम क्या करेंगे, उसको उसके अंदर डालेंगे हम KOH डालेंगे, तो वो क्या करेगा, उसके साथ में फ्यूज होकर संगलित होकर क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। ये सॉल्ट केवल उसी के साथ बनाएगा जो एकदम प्योर कंडीशन में पायरोल होगा, क्योंकि डिस्टिलेशन के साथ भी मे बी पॉसिबल उसमें कुछ भाई ट्रेसेस में इम्प्योरिटी आ गई हो, तो ये जो KOH है केवल प्योर फॉर्म के साथ ही फ्यूज होगा, ठीक है। लवण बनाएगा सॉल्ट, H को हटा के, तो ये जो बनेगा सॉल्ट। अब हम इसका फिर से एक बार और डिस्टिलेशन कर लेंगे, तो जो हमें मिलेगा वो बिल्कुल प्योर कंडीशन में होगा, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा शुद्ध पायरोल। तो ये मेथड समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपकी एसिटिलीन से। आप सबको पता है एसिटिलीन किसे कहते हैं, हम C2H2 को हम एसिटिलीन कहते हैं, ठीक है। ये रहे आपकी दो मॉलिक्यूल्स एसिटिलीन के। जब इन दोनों की हम अमोनिया के साथ में अभिक्रिया कराते हैं और इनको हम कहाँ से प्रवाहित करते हैं, रेड हॉट ट्यूब से, ठीक है। जब रेड हॉट ट्यूब से हम इसको निकालते हैं, रक्त तप्त नली में से जब हम इनके निकालते हैं, ठीक है, जब हमें इसको इस तरीके से नली में से निकालेंगे तो इन पर हाई प्रेशर लगेगा, ठीक है ना। तो ये आपस में इस तरीके से फ्यूज होते हैं, इस तरीके से जुड़ते हैं कि इनमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है, ठीक है। और ये क्या बन जाता है, ये हाइड्रोजन जो है ना ये बाहर निकल जाती है और यहाँ पे अपना पायरोल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में है आपका अमोनियम म्यूसेट से। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अमोनियम म्यूसेट क्या होता है। देखो भाई अमोनियम म्यूसेट क्या होता है, ये हो गया आपका COOH था और कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, ठीक है। 6 कार्बन के अंदर सब जगह तो क्या लगे हुए हैं, 2 3 4 5 पे तो क्या लगे हुए हैं, OH ग्रुप लगे हुए हैं, और इन पे क्या लगे थे, COOH लगे हुए थे, जिनमें से H को हटा के अमोनियम ग्रुप लगा दिए, ठीक है। ये हो गया अमोनियम म्यूसेट। अब इस अमोनियम म्यूसेट का क्या करें, ग्लिसरॉल के साथ में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर हम रिएक्शन कराएं तो क्या होता है, इस तरीके से इसमें पायरोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में है आपका फ्यूरेन। जहाँ पे कहीं पे कुछ मैकेनिज्म लगेगा वो मैं आपको बता दूंगी, और जहाँ पे सिर्फ सिंपल एक रिएक्शन है तो वो मैं नॉर्मल उसको उसी तरीके से बता रही हूँ, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा अपन टाइम नहीं खराब करते। फ्यूरेन से ये जो है ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इससे आप इसके अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर इसको बनाया जाता है पायरोल को। इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक विधि है ये, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, फ्यूरेन लेते हैं, अमोनिया के साथ में हम इसकी जलीय एल्यूमिना के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो अपना पायरोल बन जाता है, ठीक है। अब है सक्सिनेमाइड से। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्म है C+O, ये कैसी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। क्या है ये, कीटो फॉर्म। अब इसका टॉटोमराइज होगा, टाटोमराइजेशन होगा। यहाँ पे इस तरीके से ये वाला एरो लगाया है, ये हमने, ध्यान है ना आप लोगों को, जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लगाते हैं तो इस तरीके से एरो लगाते हैं। ये जो अपन ने लगाया है टॉटोमेरिक फॉर्म है। अब कीटो फॉर्म किसमें टॉटोमराइज हुई है, ये इस तरीके से। कौन सी फॉर्म है ये, इनॉल फॉर्म। इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब OH, तो ये कौन सी फॉर्म है, इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म में जब ये आता है, मतलब इस तरीके से दोनों फॉर्म के अंदर आ रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम है। जैसे हम जिंक के साथ में इसको डिस्टिलेट करेंगे जिंक डाल के, तो जब ये इस फॉर्म के अंदर आएगा तो इसमें से अपने आप ही क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक निकाल लेगा इसको, ठीक है। और मतलब इसका डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा, इसमें से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगी जिंक के साथ में, और क्या बन जाएगा, पायरोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 मेथड, और देखते हैं आगे। पॉल नॉर सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, कौन सा मेथड है, पॉल नॉर संश्लेषण।
ओके, देखो थोड़ा सा पेशेंसली देखना, ये जो है यहाँ पे कितने भी कुछ भी आर लगा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। कीटोन ग्रुप है इसके अंदर मेनली, तो 2 कीटोन है, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, फर्स्ट और फोर्थ पे। तो ये क्या है, 1,4 डाई कीटोन। एक जनरल लिया है, कोई भी हमने यहाँ पे आर नहीं लगाए हैं, एक जनरल लिखा है कि बस फर्स्ट और फोर्थ के ऊपर क्या होने चाहिए, ये लगे होने चाहिए कीटो ग्रुप, क्योंकि हमें जो चाहिए वो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में ही नाइट्रोजन आ रहा है ना, पहले और चौथे के बीच में नाइट्रोजन आ रहा है। तो इसीलिए हमें इस तरीके का लेना है 1,4 डाई कीटोन। किसके साथ में अभिक्रिया कराएंगे हम, अमोनिया के साथ में, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़कर आए हो, किस तरीके की रिएक्शंस देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। कोई भी नाभिक स्नेही कहाँ जाके लगता है, कार्बन समूह के कार्बन के ऊपर, है ना। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, धनावेश आएगा। तो इसके ऊपर कौन आके अटैक करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो। तो अमोनिया यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, नाभिक स्नेही की तरह, और यहाँ पे इस कार्बन पे जाके ये लग जाएगा। यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ भी, दोनों जगह कहीं पे भी जाके लग सकता है, एक ही बात है। ये लग गया इस पे, ठीक है। जब इस तरीके से आपके OH और H आ रहे हो तो क्या होता है, इसमें अपने आप ही इसमें से क्या होता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलाइलिक हो गया ना एक तरीके से, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, तो क्या हो गया, इसमें स्थायित्व आ गया रेजोनेंस की वजह से। अब बात आती है, फिर से ये बन गया, अब फिर से क्या होगा, यहाँ पे जो ये लोन पेयर है ये अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर, फिर से नाइट्रोजन के, फिर से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी, और क्या बन जाएगा, ये वैसे ही बन जाएगा वापस। तो यहाँ का जो एक हाइड्रोजन होगा उसके साथ में मिलकर ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, और ये क्या बन गया, अपना पायरॉल का व्युत्पन्न बन गया। क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिया था ना स्टार्टिंग मटेरियल, वो कैसा था, यहाँ पे आर समूह लगे हुए थे, ठीक है। तो ये मेथड समझ में आ गया। हुआ क्या है, यहाँ पे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हुई है 2 बार, ओके। पहले करा, फिर ये जुड़ गया, H2O निकला, फिर से इसने नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करी, फिर से जुड़ गया, फिर H2O निकल गया, ये अपना फाइनल कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये कौन सी मेथड हो गया, पॉल नॉर सिंथेसिस। अब हम देखते हैं नॉन पायरॉल सिंथेसिस। नाम से कंफ्यूज मत होना, नाम से अगर आ जाता है या बनाने का मेथड आता है आप लिखते हो तो ये सिंपल सा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा बड़ा सा दिखेगा आपको, वापस से देखती हूँ, इसमें पूरा जगह चाहिएगी। देखिए नॉन पायरॉल सिंथेसिस, नॉन पायरॉल सिंथेसिस में क्या है, वो जो अपन ने पढ़ा था वो अच्छे से समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब देखते हैं अपन, नॉर पॉल हो गया अपना, पॉल नॉर है ना, उसमें पॉल नॉर, पहले पी के था वो, अब के पी है, लेकिन यहाँ पे पी अलग है। वो क्या था पहले, पी के पॉल नॉर, अब ये क्या है, नॉर पायरॉल, ठीक है। देखो यहाँ पे किस किस के बीच होगी पहले रिएक्शन, अल्फा अमीनो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर के बीच में संघनन होगा, ठीक है। किसके बीच में, अल्फा अमीनो कीटोन, ये हो गया आपका अल्फा अमीनो कीटोन। कैसे बोला है इसको, पता होगा आप लोगों को, कीटोन के अल्फा पोजीशन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। अब सॉरी, यहाँ पे इसके साथ में नहीं रिएक्शन करा रहे अपन, यहाँ पे होगी वो रिएक्शन तो बाद में इसके बीच में होगी, अल्फा अमीनो कीटोन, ये तो फाइनल रिएक्शन है, इसकी बात नहीं कर रहे, सॉरी मैंने नीचे लिखी हुई है रिएक्शन। यहाँ पे जो अल्फा बोलते हैं वो तो हम कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, पर यहाँ पे हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो रिएक्शन होगी, मेन बेसिक रिएक्शन जो होगी वो किस किस के बीच में होगी, अल्फा अमीनो, ये रहा अल्फा अमीनो, ये तो है अपना एस्टर, अल्फा अमीनो कीटोन हो गया, कीटोन के रेस्पेक्ट में दिया है, और ये क्या है, बीटा कीटो एस्टर, ये वाला ये रहा, और एक ये रहा, ठीक है। इसके अंदर कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, इसका ये वाला यहाँ पे, ये बीटा कीटो एस्टर का है, अभी मैं बताती हूँ, मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। देखो एक तो अपना ये हो ही गया, ये वाला, ठीक है। एक और कंपाउंड यहाँ पे मुझे लिखना है, ये वाला ही मुझे लिखना है, मैं रिपीट करूँगी यहीं पे, बाद में करती हूँ, पहले इसका फर्स्ट स्टेप बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या बनाना है, फर्स्ट स्टेप में हमें बनाना है अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीटा कीटो एस्टर पे रिएक्शन करानी होगी हमें HNO2 की, नाइट्रस एसिड की, HNO2 जो होता है उसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों में से यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है,
ठीक है, ये बन गया अपना हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, ठीक है, ऑक्सिम बन गया। अब इस ऑक्सिम से क्या होता है, इसका हम अपचयन कराते हैं तो इस ऑक्सिम का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर। किसके रिस्पेक्ट में दिया है यहाँ पे, एस्टर अपना मेन हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर, नाम समझ में आ गया। इसके रिस्पेक्ट में नाम दिया है अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। ये जो फॉर्म है इसकी कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, यही मैंने वापस से यहाँ पे लिख दी है ये वाली, ठीक है, अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर। क्या हो गया ये, अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसकी इनॉलिक फॉर्म बना ली है, ओके, ये इसकी इनॉलिक फॉर्म बना ली है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे बीटा कीटो एस्टर से। बीटा कीटो एस्टर के अंदर ये तो है कीटो फॉर्म, ठीक है, ये नाम हटा के मैं इसको लिख ही देती हूँ ताकि आप लोग परेशान नहीं हो। नाम तो मैंने आपको बता दिया इसका क्या नाम है, वहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर। अब बात आती है कि इसके साथ में कौन सा है, ये बीटा कीटो एस्टर, C डबल बॉन्ड O, इसको इसी तरीके से लिखते हैं जैसा ये लिखा है, COOET H सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये कैसी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, ये भी कैसी है, कीटो फॉर्म है। अब हमें इसकी क्या बनानी है, इनॉल फॉर्म बनानी है, ठीक है। इनॉल फॉर्म बनाने के लिए क्या होगा इसके अंदर, जब हम इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, देखो कहाँ पे आया है H निकला है इसके अंदर से, ये OH आ गया है यहाँ पे और यहाँ से H हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे H नहीं आएगा। तो कैसे होता है आपको पता है, टॉटोमेरिक फॉर्म, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो H उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये बनेगा इनॉल फॉर्म, ठीक है, इनऑल। आगे समझ में, ये कौन सी फॉर्म हो गई, इनॉल फॉर्म। ये थी कौन सी, कीटो फॉर्म, ये भी कीटो फॉर्म है किसकी, बीटा कीटो एस्टर की। कीटो फॉर्म का क्या होगा, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये बन गई इनॉल फॉर्म, ठीक है। यहाँ से ये H हट जाएगा, कहाँ से, यहाँ से, एक वैलेंसी कम है, अब ठीक है, ओके। वैलेंसी चेक कर लेना भाई, कुछ हो, मैंने लिख दिया है ये 4 होनी चाहिए, ये 4 हो गई, सब जगह 4 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई इनॉल फॉर्म। अब क्या होता है इनके अंदर, इस फॉर्म के अंदर जब ये इनॉल फॉर्म में आ जाते हैं, तो इनॉल फॉर्म के अंदर जब होते हैं तब इसमें से यहाँ से और यहाँ से क्या होता है, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या बन जाता है अपना, ये एक कंपाउंड बनता है जिसके अंदर इस तरीके से एक सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, क्या नाम है इसका, 2,4-डाइकार्बोइथॉक्सी। देख सकते हो आप लोग, ये 2 और 4 पोजीशन पे लगे हुए हैं, 2,4-डाइकार्बोइथॉक्सी। उसके बाद में है ये यहाँ पे CH3 ग्रुप और आएगा, इसको देख लो, CH3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3,5-डाइमिथाइल पायरॉल। आ गया समझ में, कंफ्यूजन तो नहीं है, रिपीट कर देती हूँ वापस से, देखो नॉर पायरॉल सिंथेसिस के अंदर, इसको हटा दो आप लोग, वैसे तो ये इसी के लिए लिखा है अल्फा अमीनो कीटोन, बीटा कीटो एस्टर ने लिखा, कीटोन ही लिख दिया डायरेक्ट। अल्फा अमीनो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर के बीच में रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है जब भी तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक है। पहले बनाएंगे हम इससे क्या, अल्फा अमीनो कीटोन। इसकी को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे, फिर इसका रिडक्शन कराएंगे, तो अपना बन जाएगा अल्फा अमीनो कीटोन। अब इसको क्या कराएं, हम इसका इनॉलिक फॉर्म बना लें, फिर इनॉलिक फॉर्म इसकी बना लें और इसकी इनॉलिक फॉर्म बना लें, और उसमें से क्या निकाल दें, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दें 2, इस तरीके से। तो अपना क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड पायरॉल। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हेंश संश्लेषण देखते हैं अपन। हेंश सिंथेसिस में क्या है, हेंश संश्लेषण, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम क्लोरो एसीटोन के साथ में रिएक्शन करेंगे। अल्फा क्लोरो एसीटोन है ये, अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो हम इसे क्या कहेंगे, अल्फा क्लोरो एसीटोन। और यहाँ पे अल्फा नहीं लगा हुआ है, इसका कारण क्या है, जो एसीटोन होगा उसमें से कहीं से भी लगे वो अल्फा ही पोजीशन होगी, ठीक है। तो क्लोरो एसीटोन हो गया। उसके बाद में ये क्या है, बीटा कीटो एस्टर है, एस्टर के अल्फा और बीटा कार्बन पे क्या लगा हुआ है, कीटो फॉर्म लगा हुआ है। तो बीटा कीटो एस्टर की जब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है, ठीक है। तो डायरेक्ट रिएक्शन लिखी हुई है। अब मैकेनिज्म देखो, पहले क्या होता है, बीटा कीटो एस्टर के ऊपर कौन अटैक करता है, अमोनिया,
ठीक है। अब अमोनिया के पास 2 जगह हैं जहाँ पे रिएक्शन हो सकती है, तो ये किसको प्रीफर करेगा? कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, और ये क्या देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो क्या होगी इसमें? पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ओके, अब क्या होता है, ये जब इस पर रिएक्शन होती है, ये इस पर अटैक करता है, तो आप लोग देख सकते हो इस कार्बन पे जब ये अटैक करेगा तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे NH3 जुड़ेगा, ठीक है ना। NH3 जुड़ेगा तो इस नेगेटिव पे क्या आ जाएगा? यहाँ से H, इस पे पॉजिटिव आएगा तो एक H को निकाल देगा, तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा NH2 और H आ जाएगा यहाँ पे। आ रही बात समझ में? जब H यहाँ आ जाएगा तो ये पास वाला जो ये कार्बन है, इस पे से एक हाइड्रोजन को लेके क्या करेगा? यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया और ये NH2 आ गया। आ रही बात समझ में? कार्बन पे NH2 रह जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो गया। अब क्या होगा इसके अंदर? यह बन गया वो ये जो लिखा हुआ है। अब इस पे ये जो लोन पेयर है, दूसरा जो अपना ने ये वाला कंपाउंड लिया था, इसके ऊपर ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, फिर से कर दिया। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये इस पर अटैक करेगा। अब क्या है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे ये जुड़ ही जाएगा। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है डायरेक्टली, H लगा हुआ है, H यहाँ पर आ रहा है और OH यहाँ पे आ रहा है। H जो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि क्या होगा, जब ये इससे साथ जुड़ेगा ना तो इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी और क्लोरीन यहाँ से निकलेगी, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो क्या होगा? नहीं, ये इसको मैंने जोड़ दिया है बेटा, अभी रुको, ये इसके साथ में नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे दूसरा मेथड होना है, HCl जो है वो यहाँ से निकलेगी, H तो मीडियम में ही आ जाएगा, बस H+ वो मीडियम में ही आ जाएगा, ठीक है ना। वो नॉर्मल मीडियम में रहेगा और यहाँ से जो है वो HCl बाहर निकल जाएगी, जिससे ये बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या होगा, इसमें H2 निकलेगी, क्योंकि यहाँ से जो है OH है और यहाँ पे H है, तो ये निकलेगी वाटर मॉलिक्यूल और ये बन जाएगा अपना पायरोल का डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इसमें से इस पे और इस पे से किस पे अटैक करता है? ये कार्बोनिल पे अटैक करता है, क्योंकि पहले एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। और वो कौन देगा? कार्बोनिल कंपाउंड पे ही होगी, इस पे नहीं होगी, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन दे देगा। और इस तरीके के जो होते हैं बीटा कीटो एस्टर, ये एडिशन रिएक्शन देते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप क्या करेगा? इस पे से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से डेफिशिएंट है, ये डेफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, इसलिए इस पे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये अटैक कर दिया, वो बन गया, ये हो गया, इसने फिर से इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करी, फिर ये HCl बाहर निकल जाता है। इसकी जो क्वालिटी है, मतलब जो ध्यान रखने वाली अभिलाक्षणिक गुण है, वो ये है कि जब बीटा, ये जो कीटोन ग्रुप है, इसके पास में जब ये क्लोरीन ऐसे जुड़ा होगा तो ये हाईली डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन न्यून करेगा। इसलिए कि क्या होता है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है और HCl निकलता है, जिससे एक रिंग बन जाती है, ठीक है। जब इस तरीके से कंपाउंड के अंदर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी होती है तो उसमें से अपने आप से सब्स्टिट्यूएंट बाहर निकल जाते हैं, ताकि रिंग बनने से उसमें क्या आ रही है? एरोमेटिसिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है, फाइनली। इसलिए इसमें साइक्लाइजेशन हो गया और फाइनली H2 बाहर निकल गया, ठीक है। ये हो गया अपना हेंश सिंथेसिस। तो इसके अपनी जो सिंथेसिस के मेथड थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ये 8 ही मेथड है इसके सिंथेसिस के, ठीक है। 3 जो है ये नेम रिएक्शंस आ गई पीछे की। अब है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब ये शुद्ध अवस्था में होता है ना, एकदम प्योर कंडीशन के अंदर, ये कैसा होता है? कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर शो नहीं होता। लेकिन ये क्या है, जैसे ही आप इसका बॉटल का ढक्कन खोलोगे ना तो ये बहुत फास्टली रिएक्शन करता है, और कुछ दिनों बाद जैसे ही आपने बॉटल खोली उसकी कुछ 1, 2, 3 टाइम्स बाद ही क्या होता है, जो बॉटल के अंदर पायरोल होगा उसका कलर कैसा होने लगेगा? डार्क होने शुरू हो जाएगा। और अगर आप उसको किसी बीकर में निकाल के बाहर रख दो तो वो उससे एयर से रिएक्शन कर ही लेगा, कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। तो कैसा कलर हो जाएगा? वो अपने आप ही ब्लैक ब्राउन कलर का लिक्विड हो जाएगा, ठीक है, काला भूरा रंग हो जाता है उस विलियन का। तो मतलब कहने का ये है कि ये एयर के साथ में बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, ओके। उसके बाद में है इसकी सॉल्युबिलिटी। वाटर के साथ में ये बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, अल्प विलेय होता है जल के साथ में, जबकि ये ईथर के साथ में फटाफट से घुल जाता है, ओके। नेक्स्ट है इसका बॉइलिंग पॉइंट 404 केल्विन है। इसका डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसका? 1.80 डिबाय होता है।
सारे कार्बन होंगे तो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा कोई भी कंपाउंड, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पे इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एक विद्युत ऋणी परमाणु जो है वो नाइट्रोजन वो लगा हुआ है कार्बन के अलावा, तो इसका कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण तो आएगा ही सही, ठीक है। क्योंकि कब आता है द्विध्रुव आघूर्ण, जब दो पोल होते हैं, डायपोल मतलब 2 पोल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा उसके ऊपर ऋणावेश और जिसकी कम उस पर धनावेश, तो इस तरीके से उसमें क्या क्रिएट हो जाता है, डायपोल, द्विध्रुव हो जाता है क्रिएट उसमें, है ना। तो क्या कितना वैल्यू होती है उसकी, 1.80 डिबाय। उसके बाद में आपको ये भी एक अच्छी है रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि पायरोल के पास में अगर हम क्या लेके जाएं, पायरोल उसकी फ्यूम्स तो निकलती हैं किसी भी लिक्विड में से, तो उसके ऊपर हम क्या लेके जाएं, छड़ लेके जाएं HCl से भीगी हुई, तो वो कैसी हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ठीक है ना, अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है ये इसकी, कि अगर HCl से भीगी हुई छड़ लेके जाएं तो वो कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद हम इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। ओके, देखिए केमिकल रिएक्शंस देखते हैं इसकी। सबसे पहले देखते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में बस आपको याद रखना है कि ये एडिशन रिएक्शन शो करता है, मतलब क्या है इसका, जब हम इस तरीके से इसका रिडक्शन करवाएं, या फिर हम मतलब रिडक्शन 2 कंडीशन में करवा सकते हैं, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे हम किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस फ्लो करें, या फिर हम जिंक एसिटिक एसिड ले लें, तो डिफरेंट तरीके से इसमें रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। इससे तो बनेगा क्या, पायरोलिडीन बनेगा, सारे के सारे जो हैं दोनों डबल बॉन्ड्स का रिडक्शन हो जाएगा और H लग के पायरोलिडीन बन जाएगी। लेकिन ये जो है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, दुर्बल अपचायक है, तो ये क्या करेगा, केवल एक ही बॉन्ड को करेगा और इस तरीके से इसका एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। इस कंपाउंड का नाम मैं आपको बताती हूँ, पिरोलीन है इसका नाम। क्या नाम है इसका, पिरोलीन। ओके, इंग्लिश में आप लिख सकते हो पायरोलीन। ओके, इसके बाद में बात आती है, ये तो हो गई आपकी, इसको मैं यहाँ से साफ कर देती हूँ ताकि हम इसको नेक्स्ट को अच्छे से समझ सकें। ये जो है पायरोल, ये 2 तरीके से बिहेवियर शो करती है, एसिडिक और बेसिक, और दोनों ही कैसे होते हैं, वीक, ठीक है। लेकिन एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों ही शो तो करती है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कॉमनली एम्फोटेरिक नेचर, उभयधर्मी प्रकृति। उभयधर्मी प्रकृति के अंदर आप क्षारीय प्रकृति भी समझाएंगे और अम्लीय प्रकृति भी समझाएंगे। क्षारीय जो है ये क्षारीयता को समझाएंगे, अगर ये कैसा क्षार है तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्बल क्षार है, ठीक है ना। ये अपने लोन पेयर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को नहीं देता। क्यों नहीं देता है भाई, क्या कारण है उसका, वो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझेंगे। बाकी हम वैल्यूज़ देखते हैं इसकी। पायरोल के लिए जो इसकी वैल्यू है pKb की, वो क्या है 13.6, जबकि अमोनिया के लिए कितनी है 4.8। तो हम कहते हैं अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल क्षार है, जबकि ये कैसा है, वीक बेस है, ये दुर्बल क्षार है। पायरोल जो है दुर्बल क्षार है। आप इसकी वैल्यू से भी पता कर सकते हो कि जितनी ज़्यादा वैल्यू आ रही है pKb की, इसका क्या मतलब है, ये एक दुर्बल क्षार है। जितनी ज़्यादा वैल्यू कम होती है उसका मतलब होता है कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब ये वीक बेस क्यों है, हम बेस की बात कर रहे हैं, क्षारीयता की प्रकृति बता रहे हैं अभी हम। क्षारीयता का मतलब होता है कि कोई भी अपने लोन पेयर को कितनी आसानी से दे देता है। तो लोन पेयर होंगे तभी तो देगा ना कोई। अगर लोन पेयर वहाँ पे उपस्थित ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो कैसे देगा। यही इसके साथ है कि कोई आता तो है इसके पास इलेक्ट्रोफाइल, पर ये दे नहीं पाता उसको इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं दे पाता भाई, क्यों नहीं, देखो इसके जो लोन पेयर हैं वो रिंग के अंदर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जब लोन पेयर को इन्वॉल्व करते हैं तभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एरोमेटिक होती है। तो अगर इसके लोन पेयर रिंग के अंदर घूम रहे हैं और एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो कंटिन्यू घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं किसी टाइम पर रेस्ट करेंगे, वो तो कंटिन्यू घूमते रहेंगे। तो इसी वजह से क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, तो ये क्या है, फिर वीक बेस हो गया, देता ही नहीं है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, बाकी सारी की सारी आपको समझ में आ जाएंगी, कोई अलग बात है नहीं है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है, तभी ये आपको आएंगी, क्योंकि नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा आपको इसको बना के देखना पड़ेगा। आगे तो कुछ भी नहीं है, चार्ज ही तो रोटेट हो रहा है। ये यहाँ आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये नेगेटिव चार्ज रोटेट करेगा। होने को तो सिंपल ही है,
लेकिन खुद बना के देखोगे तभी अच्छे से आती है ना। अब देखते हैं इसकी एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर की बात करें तो भाई क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से एसिडिक नेचर शो तो कर रहा है लेकिन है तो वीक पर शो कर रहा है। क्या कारण है उसका, आप लोग देख सकते हो इन सारी स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है किसी कंडीशन में। अब अगर मैं उसके ऊपर किसी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या है, वो भी स्टेबल कर लेगा उसको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये H निकल जाए इस कंडीशन में, पॉजिटिव चार्ज वाली कंडीशन में, तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। ऐसी रिएक्शंस देखी गई हैं जिसमें ये क्या करता है, H को निकाल देता है, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये H को निकाल सकता है अगर कोई इसके सामने ऐसा हो तो, क्योंकि उससे क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की रिएक्शंस ये शो करता है। तो वो रिएक्शंस अपन देखेंगे। पहले इसकी वो रिएक्शन वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जब नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखिए इसकी पहले तो बेस के साथ में रिएक्शन कराई तो बेस ने क्या करा, इस हाइड्रोजन को निकाल लिया। ये स्ट्रॉन्ग था तो इसने निकाल ही लिया, ठीक है। ये वीक है तो भी इसमें से निकाल लिया। अब ये जो बना है सॉल्ट, अभी नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है तभी तो हम कहेंगे कि एसिडिक नेचर शो कर रहा है। कैसे देखते हैं हम, H को निकालते हैं, फिर जो नेगेटिव चार्ज आता है उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है तो हम कहते हैं वो एसिडिक नेचर शो करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है। देखो इन सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज जो है, देखो नाइट्रोजन पे, फिर इन दोनों पोजीशन पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह पे डिलोकलाइज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में कि नेगेटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज कर देता है, मतलब एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा पर अगर हम किसी से कंपेयर करेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये एसिडिक नेचर शो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि बेसिसिटी के कैसे समझाओगे और एसिडिटी कैसे समझाओगे। तो बेसिसिटी मैंने आपको बता दी, लोन पेयर जो इन्वॉल्व हो जाते हैं रिंग के अंदर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो आता है उसको ये स्टेबलाइज कर देता है, इसलिए एसिडिक नेचर शो करता है। दोनों ही कंडीशन में ये वीक है बट क्या है वो बता दिया, ठीक है। अब बात आती है कि शो कर रहा है तो ऐसी कोई रिएक्शंस भी देता होगा जिसके अंदर H निकलता है। तो हाँ ये देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन। तो ये H को लेके मीथेन निकल जाती है, बनता है एल्केन। ये जेरेबिटनॉफ मेथड है ना आप लोगों का, कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कोई रिएक्शन करता है इसका क्या मतलब है, उसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये हो जाता है, ठीक है। ये बन गया अपना कंपाउंड। ये फिनॉल की तरह रिएक्शन शो करता है, सिमिलर नेचर शो करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, फिनॉल उसकी तरह बिहेव शो कर रहा है। तो ये हो गई आपकी एम्फोटेरिक नेचर। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना, दोबारा रिपीट करके देख लेना, लिख लेना। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए आपको, आ जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे केमिकल रिएक्शंस।